नमस्कार दोस्तों। तो आज ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि जो स्टडी हम जो करते हैं उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे हम बात करने जाएंगे और उसका हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारे एफर्ट्स हैं उसको रिड्यूस करके और हम मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं कि कोई भी स्टडी मटेरियल उठाया, उसको पढ़ लिया, एक बार दो बार पढ़ लिया, जैसे बोलते हैं कि उसका रिवीजन कर लो, ये कर लो, उस तरीके से हम पढ़ के बहुत ही एक नॉन साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। तो देखो कि जैसे मुगल्स थे, इतना बड़ा एम्पायर था, दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा एम्पायर था, लेकिन फिर भी वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं ली। और जो ब्रिटिशर्स आए थे उनसे इतने नंबर में कम थे, फिर भी इतने बड़े एम्पायर को उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो हर काम साइंटिफिकली करते थे। ठीक है, हमारे जो क्या होते थे, जो फौजी होते थे, जो मुगल्स में जो सैनिक है, वो दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होती थी। जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, एकदम परेड करते थे कि ना लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो हमारे वाले लोग उन पे हंसते थे कि क्या बेवकूफ लोग हैं, सुबह सुबह पीटी कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब भी कोई वार होता था ना, तो वो जो लेफ्ट राइट करके जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन सेट किया है, वो आराम से हर चीज को कोऑर्डिनेट कर लेते थे। और मुगल्स थे वो उस चीज को बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो जहां जहां जो आदमी टेक्नोलॉजी की और जो साइंटिफिक अप्रोच है उनकी हेल्प नहीं लेता, तो वो आउटडेटेड हो जाता है। और ये चीज हमेशा स्टडी में भी रहती है कि आप ऐसे एकदम अनसाइंटिफिक मैनर में यदि उनको पढ़ते जाओगे तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इस चीज को पढ़ने की कोशिश की कि ना ये किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है, तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव है और मैंने राजस्थान में जो अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 का एग्जाम हुआ है उसमें मैंने 12वां स्थान हासिल किया है। उसके अलावा मैंने अभी यूपीएससी का भी पेपर दिया है और मैं आईआईटी बीएचयू का एक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। तो इससे जो आप देख सकते हो कि मैंने एक ओवर द ईयर जो एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं उसमें आपको कुछ बताना चाहूंगा। ठीक है, तो जो हम साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे हैं, ये एक हमेशा स्टडी 4 स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है इसके अंदर? स्टेप 1 होता है रॉ डाटा, कि आप एक जो रॉ डेटा है उसको कलेक्ट करते हो। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई करते हो डेटा। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, आप उस डाटा को रिटेन करने की कोशिश करते हो। स्टेप 4 के अंदर क्या होता है कि आप उसको आउटपुट करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ये एक 4 स्टेज प्रोसेस होती है स्टडी हमेशा, लेकिन हम इसका एकदम साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करते। उसकी वजह से हमें क्या होता है कि हम, जैसे आपने जनरली ये सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता, या दूसरा डाउट ऐसे आता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, पेपर के अंदर हमें कुछ याद नहीं आता, या बोलते हैं कि पेपर से बाहर आने के बाद चीजें याद आ रही हैं। तो इस तरीके के जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं कि पेपर के अंदर घबरा जाते हैं, घबराने के बाद दिमाग नहीं काम करता, इस तरीके की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो ये प्रोसेस फॉलो की है वहां पे आपने लूप सोल छोड़े हैं, कुछ आपने उसमें कमियां छोड़ी हैं, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा होता है कि आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके लिए आप क्या है कि कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, बुक्स से पढ़ोगे, ये सब कुछ आपके लिए क्या हो जाएगा, रॉ डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉ डेटा सबको आपको अच्छे से एक कोचिंग का कलेक्ट कर लेना है, या जिस भी बुक्स वगैरह हैं जो हम आगे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह स्टडी करनी है, वहां से आपके पास रॉ डेटा आ गया। लेकिन उसको जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो वो क्या होगा कि वो हमारा दिमाग एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। अब हमारा डाइजेशन सिस्टम देख लीजिए कि जैसे ही हम कोई फूड खाते हैं वो एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में खाते हैं उसको, लेकिन वो जैसे कि हमने यदि डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ पार्ट है जो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट है ना जो हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ है ना इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इस तरीके से एक एक प्रोसेस को वो तोड़ता जाता है, और लास्ट में जब तक ग्लूकोज में नहीं टूटता तो पूरे फूड को तोड़ते रहते हैं। तो वैसे ही जो हमारा जो रॉ डेटा है उसको यदि ब्रेन को यदि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको एकदम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब वो रॉ डेटा है वो एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा तो दिमाग के लिए काफी इजी होगा उसको याद करना, रिटेन करना। तो अब हम क्या करते हैं कि बहुत इस रॉ डाटा को सीधा रिटेन करने की कोशिश करते हैं, एक स्टेप मिस कर जाते हैं। इसीलिए जो बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं होती चीजें, या हम याद नहीं कर पाए, या थोड़े टाइम के बाद भूल गए, तो उसका एक मेन कारण ये होता है। तो सिंप्लीफाई कैसे करें? इसके लिए आप नोट्स मेकिंग कर सकते हो, आप उनको नोट्स का यूज करो, और उसमें जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है
उनका आप है ना इनोवेटिव यूज करो। ऐप के अंदर कुछ लिख लिया, कुछ डायग्राम बना लिए, फ्लो डायग्राम बना लिए, या आपने मतलब मैपिंग कर ली, कुछ ग्राफ बना लिए, कुछ इक्वेशन बना ली, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा। जब आपने डाटा को सिंप्लीफाई कर लिया, अब आपके वो डाटा है वो आपका दिमाग रीड करने के लिए रेडी है कि ये डेटा को मैं आराम से पढ़ सकता हूं और इसको याद कर सकता हूं। अब उसको दिमाग को रिटेन करना है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रेन होता है उसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो हम जो चीजें पढ़ते हैं वो सारी शॉर्ट टर्म में ना इंक्लूड होती जाती है, तो उनको लॉन्ग टर्म में भेजना है। लॉन्ग टर्म में भेजने के लिए जो हमें साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका यूज करना पड़ता है। तो उसमें से एक मेथड होता है रिवीजन। और रिवीजन भी कौन सा रिवीजन? पीरियोडिक रिवीजन। हम क्या करते हैं कि पीरियोडिक रिवीजन नहीं करते, एक टाइम उसको मतलब पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो रिटेंशन वाली स्टेज है ना उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। तो इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं इसको रिटेन करने के लिए, कि आपने कोई चिट कोड बना लिए, आपने छोटी छोटी चिट्स वगैरह बना ली, आप ना इसको एसोसिएट करके इसको याद कर सकते हो। दिमाग की एक बड़ी पावर होती है। उसके अलावा आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स के अलावा आप इसको और किस तरीके से रिटेन कर सकते हो अपने अंदर, इसमें है कि आप इसके डिस्कशन कर सकते हो उन टॉपिक के बारे में, कि किसी के साथ आपने डिस्कशन कर लिया तो आप उसको क्या कि ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे। आप इनको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कि जैसे कि बचपन में यदि किसी ने थप्पड़ भी मारा है तो याद रहता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशंस के साथ, गुस्से के साथ कनेक्ट हो गया। तो इन चीजों के याद करने के लिए, रिटेंशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं। निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, जिस तरीके से शॉर्टकट बना लेते हैं हम। जैसे हम यदि कोई स्टडी कर रहे हैं, जैसे कुछ भी याद किया, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते थे उस टाइम पे निमोनिक्स बनाते थे, उस तरीके से निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो। और रिटेंशन के बहुत सारे मेथड है, उनके बारे में हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। फिर जो ये रिटेन किया हुआ है, अब उसको आउटपुट में भी तो बदलना है। आपके दिमाग में तो सब कुछ है, लेकिन आपने कभी ये फोकस ही नहीं किया कि उसको आउटपुट कैसे निकालूंगा, किस तरीके से यूज करूंगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम जनरली ये सुनते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, इसको सब कुछ याद था, लेकिन इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो रिटेंशन स्टेज पे जाके उसने अपनी जो स्टडी है उसको छोड़ दिया। एक स्टेप यदि वो और आगे चला जाता, आउटपुट की स्टेज पे चला जाता, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो आउटपुट कैसे निकलता है? तो आउटपुट निकलता है कि आप ना टेस्ट सीरीज लगाएं। आप बार बार टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपके दिमाग में जो नॉलेज है उसको आप कितना निकाल पा रहे हो उसको देखना। जैसे कि आपने यदि एक कोई भी नॉर्मल है, क्लाइमेट चेंज के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, उसमें से आप क्या करोगे, 2-4 लिख के आ जाओगे। फिर घर पे आके देखो कॉपी में तो 5 लिखे हुए थे, लेकिन मैं 2-4 ही क्यों लिख पाया। आप उस पर विचार करोगे, वो टॉपिक अगली बार के लिए याद हो जाएगा। तो ये जो लिंकेज यहाँ से रिटेंशन आउटपुट की लिंकेज है, वो जो कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आप जो टेस्ट सीरीज देखे आओ उसमें मॉडल आंसर के साथ कंपेयर करो, अपनी कॉपी के साथ कंपेयर करो, और जो लेकुनाज है उसको दूर करते जाओ। फिर अगला टॉपिक आएगा, उसमें भी आप कुछ लिख के आओगे, कॉपी में कुछ लिखा हुआ है, उसमें जो लिंकेज है उसको आप पूरा ठीक करोगे। तो इस प्रकार से जब रिटेंशन से आउटपुट वाली स्टेज है उसको लगातार आप जो मॉक टेस्ट पेपर दो उससे आप मजबूत कर सकते हो। आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक ग्रुप का ग्रुप पूरा सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन करते हैं तो रिटेंशन आउटपुट ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो एक वो जो लिंकेज है वो एक बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैंने जो ये सीखा है पिछले कुछ सालों में, तो मैंने जो यही सीखा है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और उसमें इस चैन को जितना ज्यादा हम फॉलो करते जाएंगे तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हम एग्जाम के अंदर। तो यही 3-4 विषय, रो डेटा, बहुत अच्छा रो डेटा हमेशा कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पे नोट्स गलत सेलेक्ट कर लिए ना, तो उसके बाद चाहे आप इस प्रोसेस में कितना भी अच्छा करो, नहीं कर पाओगे आप। तो रो डेटा अच्छा होना चाहिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपके हमें नोट्स दे दो, लेकिन वो मेरे हिसाब से सिंप्लीफाई किए हैं। आप सीधा इस स्टेज में आओगे ना तो आपने साइंटिफिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो, तो फिर आपके यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आने वाली है। अब उस सिंप्लीफाइड डाटा को रिटेन करने की भी कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि याद मतलब कि एक रीडिंग ऐसे लगा लो, दूसरी रीडिंग ऐसे, नहीं, उसको याद करने की कोशिश करो अपने अंदर। उसके जो भी जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर हम और बात कर लेंगे चाहे। फिर जब आप रिटेन कर लिया ना, तो कभी ये मत सोचो मुझे तो सब याद है, मैं पेपर में जाके लिख दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये लिंक आपकी कमजोर है। तो उसके लिए जैसे ग्रुप डिस्कशन करो, किसी टीचर किसी दूसरे को पढ़ाओ, या फिर है ना मतलब आप अपने मतलब कि जो मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें आप कोई भी वीडियो देखो और वीडियो से पहले गेस करो कि टीचर ये बोलने वाला है। तो यदि वो सेम बोल रहे हैं तो आप सोचो कि वाह यार, मैं ना मतलब रिटेंशन से आउटपुट की स्टेज में आ चुका हूँ।
तो इस तरीके से आप ना इन चारों प्रोसेस को यूज करोगे तो मुझे लगता है कि जो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो एटलीस्ट 60 to 90% है ना बढ़ जाएगी। 60 to 90% बढ़ने का मतलब क्या है कि यदि जो चीज है ना जनता 12 घंटे में याद कर रही है ना, वो आप आराम से 6 से 7 घंटे हैं उसके अंदर पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइंटिफिक प्रोसेस पे मतलब की बात करनी है। तो इसी तरीके से जो नए नए जो कंसेप्ट चल रहे हैं, नई नई डायमेंशन चल रही हैं प्रिपरेशन की, हम उस पर लगातार बात करते रहेंगे। तो आप ना इस चीज का फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन में इन चीजों को इनकलकेट कीजिए और एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट लाइए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।